जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से अपने इस चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक भावभीनी श्रद्धांजलि हमारी तरफ से उन जवानों के लिए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति आज के दिन ही यानी कि 14 फरवरी को दी थी। और आज हम उन वीरों पर गर्व महसूस करते हैं जिन्होंने अपनी आन बान शान से हमारे देश की रक्षा की और अपने प्राणों को न्यौछावर किया। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस के गलियारे से, चलिए इस वीडियो में हम एक एक करके जान लेते हैं। 2019 में पुलवामा में हुए हमले में जान गंवाने वाले 40 जवानों को सीआरपीएफ के जवानों ने आज श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीआरपीएफ के कश्मीर आईजी ने बताया कि सीआरपीएफ ने पिछले 2 सालों में काफी बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले के मुकाबले ज्यादा उपकरण हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2 साल पहले 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे और 70 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करके बदला लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और केरला के दौरे पर हैं। तमिलनाडु में उन्होंने कई परियोजनाओं को शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी ब्लू इकोनॉमी को विकसित करने के लिए सबसे ज्यादा महत्व दे रहा है। इस क्षेत्र में हमारी दृष्टि और काम में वर्तमान बंदरगाहों, अधिक बंदरगाहों, अपतटीय ऊर्जा, सतत तटीय विकास और तटीय कनेक्टिविटी पर बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल है। इसके अलावा भारत सरकार हर गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से 110 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इसमें तटीय भागों, उत्तर पूर्व और पूर्वीय क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान सागर परियोजना का भी उद्घाटन किया। ये विशेष रूप से समुद्री इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के इच्छुक लोगों की मदद करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोकेमिकल परिसर का भी उद्घाटन किया है। पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी पर सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने रविवार को जम्मू में बस स्टैंड के पास 6.5 किलोग्राम आईईडी को बरामद किया, जिससे कि एक बड़ा हादसा टल गया है। अधिकारियों ने कहा कि उनके पास कुछ ऐसे इनपुट थे जिससे ये पता चल रहा था कि आतंकी हमला कर सकते हैं। सुरक्षा बलों के द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए थे। इस बीच प्रदेश के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि आज एक बहुत बड़ा खतरा जम्मू में टला है। आपको बता दें कि जिस आतंकी ने बम रखा था उसे पकड़ लिया गया है। इस आतंकी का नाम सोहेल बशीर बताया जा रहा है, जो कि पुलवामा कश्मीर का रहने वाला है। उसका संबंध आतंकी संगठन अल बदर से बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी निर्मित अर्जुन मेन बैटल टैंक MK-1A को सेना को सौंप दिया है। इस समारोह के दौरान उन्होंने इस अत्याधुनिक टैंक की सलामी भी स्वीकार की। आपको बता दें कि ये टैंक काफी शक्तिशाली है। अर्जुन टैंक MK-1A आज भारतीय सेना की बेड़े में शामिल हो गए हैं। नए अर्जुन टैंक्स को पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में भारत पाकिस्तान सीमा के पास तैनात किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि तमिलनाडु देश का टैंक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तैनात भारतीय और चीनी सैनिकों के जवानों के पीछे हटने को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। इस बीच एक बात और सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि सैनिकों के पीछे हटने की घटना 1959 में भी किए गए चीनी दावों के अनुसार नहीं हो रही है। पूर्व सैन्य DGMO लेफ्टिनेंट जनरल विनोद कुमार भाटिया, जो कि रिटायर्ड हैं, उन्होंने बताया कि LAC पर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया चीन के 1959 के दावे के अनुसार नहीं हो रही है। ये पूरी तरह से गलत और असत्य है कि भारत ने LAC पर चीन के दावे को स्वीकार किया है। भाटिया जी ने कहा कि चीन स्थित फिंगर 8 के पूर्व में पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर सिरिजाप नामक स्थान पर ही रही है। हमारी जगह धन सिंह थापा नामक स्थान पर रही है। अप्रैल 2020 में यही स्थिति थी, जो पिछले कई वर्षों से एक पारंपरिक स्थिति रही है। साथ ही पूर्व DGMO ने कहा कि सैनिकों का पीछे हटना उनके संघर्ष के बिंदुओं पर हो रहा है, जो पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट पर सबसे अधिक संवेदनशील है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि जो संघर्ष बिंदु हैं, जहां टैंक के साथ सेना के वाहनों और पैदल सैनिकों का एक दूसरे से बहुत निकटता से आमने सामने होता है। उन्होंने बताया कि इन संघर्ष बिंदुओं में झड़पों की संभावना है, जो देखा भी गया है। पैंगोंग झील का दक्षिणी तट सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। वहां से सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बाद में ये अन्य क्षेत्रों में भी शुरू हो जाएगी। भाटिया जी ने बताया कि ये एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया है, जो कि एक आसान काम नहीं है। उन्होंने बताया कि ये ऊंचाई वाले क्षेत्र है और इसमें समय लगेगा। साथ ही चीन के द्वारा जो किए गए निर्माण है, उन्हें खाली करवाकर बंकरों और बस्तियों को फिंगर 5 और फिंगर 6 से हटाया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि भारत का उद्देश्य यहाँ पर क्लियर है कि वो यथास्थिति पाना चाह रहा है और इसे हासिल भी किया है। अब ये नहीं कहना चाहिए कि स्थिति 1959 वाली हो रही है, और ये बिल्कुल एक गलत बयान है। आगे उन्होंने बताया कि हमें अपनी टोही और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना होगा।
भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि पूर्वोत्तर में विरोध को रोकने में मदद करने में म्यांमार की सेना ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। साथ ही हमने उनकी भूमिका को स्वीकार भी किया है, जिससे कि पूर्वोत्तर में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में उत्साहजनक सुधार हुआ है। सेना प्रमुख ने कहा कि सुरक्षा बलों के द्वारा अथक अभियानों और सक्रिय सरकारी नीतियों की नींव रखी गई है। म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जो विद्रोही संगठन है, उनकी जड़ों पर हमला किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम के बड़े हिस्से व्यवहारिक रूप से उग्रवाद से मुक्त हो चुके हैं और हिंसा काफी कम हो चुकी है। भारत के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच पाकिस्तान इन दिनों अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी भारत के राजस्थान से सटी सीमा के पास थार के रेगिस्तान में जिदर उल हदीस नाम का एक सैन्य युद्धाभ्यास कर रही है। पाकिस्तानी सरकार की प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने इसे रेगिस्तान के रण कौशल को सुधारने की तैयारी बताया है। बता दें कि पिछले एक महीने के अंदर पाकिस्तानी सेना ने 4 मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। यह युद्धाभ्यास 28 जनवरी से थार रेगिस्तान में जारी है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कराची कॉर्प हिस्सा ले रही है। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य रेगिस्तानी इलाके में रक्षात्मक तैयारियों को परखना है। दरअसल पाकिस्तान को भारतीय सेना के शौर्य से काफी डर है। पाकिस्तान को डर है कि भारत कहीं उसके इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे, इसीलिए वो अपनी रक्षा की तैयारियों को मजबूत करने में लगा हुआ है। भारत रूस से 500 T-14 अमार्ता टैंक ले सकता है। भारतीय सेना के द्वारा T-14 अमार्ता टैंक की खरीद के बारे में जानकारी पिछले साल मीडिया में आई थी। हालांकि ये कहा जा रहा था कि इस बख्तरबंद वाहन का निर्यात संस्करण यानी कि एक्सपोर्ट वर्जन जो है वो मौजूद नहीं था, इसलिए इसे 2021 में पूरा होने की संभावना बताई गई। आपको बता दें कि भारत अत्याधुनिक रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। विशेष रूप से हम S-400 वायु रक्षा प्रणाली के बारे में अगर बात करें तो इसके साथ ही 5वीं पीढ़ी के Su-57 विमान की खरीद पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि रूस भारत के अलावा अल्जीरिया, ईरान, बेलारूस आदि जैसे देशों को रूसी T-14 अमार्ता टैंक बेचने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि इस टैंक को एक प्रॉमिसिंग टैंक कहा जाता है और एक बेहतर कॉम्बैक्ट व्हीकल के रूप में भी जाना जाता है, जो कि दुश्मन के हमले को पूरी तरह से रोकने में सक्षम है और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी काफी है। आपको बता दें कि अगर भारत T-14 अमार्ता टैंक के लिए रूस के साथ समझौता करता है तो ये एक $multi-billion की डील होगी। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है ताकि हम आप तक डेली डिफेंस अपडेट्स को पहुंचाते रहें। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में आगामी रक्षा गलियारे यानी कि डिफेंस कॉरिडोर रक्षा क्षेत्र को एक गति प्रदान करेंगे और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक नया इकोसिस्टम भी बनाएंगे। आंध्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि ACC में उन्होंने बताया कि भारत सरकार उद्योगों को बड़े पैमाने पर समर्थन करने की पहल कर रही है और उन्हें नए उत्पादों को बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। स्टार्टअप की मदद के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। डीआरडीओ प्रमुख ने कहा कि ऐसे समय में ACC जैसे संगठनों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वे जागरूकता पैदा करने में मदद करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने और कही, जिसमें कि डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने कहा कि R&D प्रोजेक्ट्स के लिए मैन पावर की अभी शॉर्टेज है और हमने इस बारे में जानकारी रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भी रिपोर्ट की है। रक्षा मंत्रालय ने समिति को दिए अपने जवाब में कहा कि वित्त मंत्रालय ने पिछले साल 24 अप्रैल को डीआरडीओ में 436 पदों पर मैन पावर को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो उत्तराखंड त्रासदी को लेकर आ रही है। पिछले हफ्ते चमोली में जो बाढ़ आई थी उससे कई दर्जनों लोग मारे गए हैं और कई घर और पुल नष्ट हो गए हैं। इसके अलावा 2 जल विद्युत संयंत्र भी नष्ट हो गए हैं। हालांकि सैटेलाइट से मिली जानकारी के अनुसार ये पता चल पाया कि कई चोटियों पर रॉक स्लाइड और हिमस्खलन की वजह से ये बात हुई है। लेकिन एक रिपोर्ट और सामने आई है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इस त्रासदी के पीछे मानवीय गतिविधि भी हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि बाढ़ का पानी और मलबा हवा में तीखी गंध के साथ था, जो कि नंदा देवी शिखर के लिए एक कुख्यात यानी कि एक सीक्रेट अभियान के कनेक्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 1965 में यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारतीय बलों के साथ मिलकर चोटी पर सबसे ऊपर एक परमाणु संचालित निगरानी उपकरण स्थापित किए थे ताकि चीन पर नजर रखी जा सके। हालांकि ये जो उपकरण थे वो एवलांच की वजह से बह गए और एक मोड में प्लूटोनियम के द्वारा संचालित डिवाइस को पीछे धकेलने के लिए मजबूर कर दिया गया। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि लैंडस्लाइड में पहाड़ नीचे गिर गया था और तब से उस उपकरण को देखा नहीं गया है। अब क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों के लिए एक चिंता लंबे समय से बनी हुई है कि आखिर कहीं ये खोए हुए उपकरण सक्रिय हो सकते हैं और उनके ऊपर से अगर बर्फ हटती है तो इससे गर्मी का उत्सर्जन भी हो सकता है। इसके अलावा रेडिएशन का खतरा भी हो सकता है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अधिकारी ने बताया कि अगर इस तरीके के उपकरण को क्षेत्र में कहीं बर्फ के नीचे दबा दिया जाता है तो निश्चित रूप से बर्फ के पिघलने और लैंडस्लाइड और अधिक होगा। वहीं अन्य एक जाने माने पर्वतारोही कैप्टन मनमोहन सिंह ने कहा कि उन्होंने बताया कि डिवाइस गर्मी को कम करने या फिर खुद को उड़ाने की बहुत संभावनाएं नहीं थी, क्योंकि ये अपने आप में एक्टिव नहीं हो सकते हैं।
इन उपकरणों के ग्लेशियरों के बीच फंसने की सबसे अधिक संभावना है, चूंकि वे स्थिर हैं। इसीलिए ये निष्क्रिय अवस्था में पड़ा होना चाहिए। भारतीय नौसेना के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि हमने इसे ट्रेस करने में 3 साल बिताए। किसी भी अप्रिय घटना को ट्रिगर करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इस तरीके के उपकरणों को चालू करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि अधिकारी अब बाढ़ के बाद बनी एक नई झील पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। उन्हें चिंता है कि कहीं एक और प्रकोप फिर से न हो जाए और इससे खतरा पैदा हो जाए, जो कि पिछले हफ्ते हुआ था। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और आप में से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।